अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो आपको बताएंगे कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट था कि मंडे को हो जाएगी उनकी मुलाकात, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हो सकी, ना इसके कोई अभी करीब आसार नजर आते हैं, बल्कि इसके ऊपर एक जवाब भी बड़ा वाज़ेह सा आ गया है। क्या ये जवाब है, इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पीटीआई ने जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा ना लेने का फैसला किया था, लेकिन इसके ऊपर खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग अभी भी टिकट वगैरह ले रहे हैं और कागजात जमा करा रहे हैं। इसके ऊपर भी बात होगी। मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी की एक अहम मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकातें किस तूफ़ान का पेश खैमा है, मज़ीद क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से ये मुलाकातें हो रही हैं, इस पर भी बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा, जो कि इन दिनों ऐसा लगता है कि कुछ गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं, उन्होंने एक अहम फैसला किया है इमाम मसाजिद को पैसे देने का, वजीफ़ा देने का। तो ये क्या वजह है और इसकी क्या कोई हिकमत अमली की समझ आती है, इसके ऊपर बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात इसी मौजू पर कि सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं हुई, और जो उन्होंने पिछले 3 जलसों में गुफ्तगू की है बड़ी एग्रेसिव किस्म की बॉडी लैंग्वेज और एग्रेसिव टोन के साथ, उसके बाद इस बात का मुझे तो अंदाज़ा था कि अब उनकी मुलाकात में मज़ीद रुकावट डाली जाएगी। और इस वजह से नहीं कि ये कोई उन्होंने गलती की है कि इस तरह बात करके, बल्कि इसलिए भी कि जो हम इस वक्त तर्ज हुकूमत देख रहे हैं उसमें आइन और कानून की तो वैसे ही कोई हैसियत है नहीं। बस बात इतनी रह गई है कि कौन किसको झुकाता है, तो ये एक ईगो का मसला बना हुआ है। तो अब अगर मुलाकात करवाई जाती सख्त गुफ्तगू के बाद, तो ये लगता कि अच्छा जी, सुहेल आफरीदी साहब ने तो ऐसा लगता है कि दबाव डाल के मुलाकात करवा ली है। तो इसलिए अब ये तासुर नहीं देना चाहते कि जनाब सुहेल आफरीदी ने कोई दबाव डाला या हम किसी दबाव में आए हैं। तो लिहाजा अगर मुलाकात करवाने का कोई पैगाम था भी जहन में या कोई सोच थी भी, तो उसको भी फ़िलहाल ख़त्म कर दिया गया। बल्कि उल्टा आज मुनीफ फारूक साहब का मैं एक क्लिप देख रही थी, काफ़ी वायरल हुआ है। इसमें वो बता रहे हैं कि जनाब ये जो उनकी गुफ्तगू थी करक जलसे में और उससे पहले भी, उसको बड़ा माइंड किया गया और कहा गया कि ऐसी की तैसी नहीं करवाते मुलाकात। और साथ में ये कहा कि यही जवाब है, बस नहीं करवानी, अगर ऐसी बदमाशी है तो करके देख लें बदमाशी, हम तो नहीं करवाते मुलाकात। तो बेसिकली ये जो क्लिप है इसमें बात तो मुनीफ फारूक ज़ाहिर ताकतवर हलकों की बता रहे हैं कि उनकी तरफ से ये सोचा जा रहा है कि जी नहीं, हमने करवानी, अब ये बदमाशी पे उतरे हुए हैं तो हम भी नहीं मुलाकात करवाएंगे। पर सवाल ये है कि बदमाशी पर उतरा हुआ कौन है। इसकी बड़ी वाज़ेह सी समझने की बात है कि एक शख्स अगर हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में केस की बाकायदा समाअत होती है, वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत के रूबरू ये यकीन दहानी कराता है कि जी हाँ, मैं मुलाकात करा दूंगा। एक लिस्ट उसको दी जाती है, वो कहता है ठीक है जी, ओके डन करके वो निकलता है। और उसके बाद अदालती ऑर्डर लेके वज़ीर आला वहाँ पहुँचता है कायदे और कानून के मुताबिक, और उसकी मुलाकात नहीं कराई जाती। तो फिर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बदमाशी वो वज़ीर आला कर रहा है, जो कि आइन और कानून के मुताबिक एक रास्ता अपनाता है, अदालती ऑर्डर लेता है, वहाँ जाकर वो मुलाकात की दरख्वास्त करता है, या फिर वो लोग जो कि अदालती ऑर्डर को मानने से इनकारी हैं और जो कहते हैं आइन और कानून कोई हैसियत नहीं रखता, बस हमने कह दिया मुलाकात नहीं होगी तो मुलाकात नहीं होगी। बदमाशी कौन कर रहा है, ये फैसला आप खुद कर लीजिए कि जिसके हाथ में अदालती ऑर्डर है वो बदमाशी कर रहा है, या जिसके हाथ में डंडा है और वो कह रहा है मैं नहीं मिलने दूंगा, वो बदमाशी कर रहा है। छोड़ते हैं जी, ये फैसला आपके ऊपर। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो इसमें जो जीत है वो किसी की भी नहीं हो रही, क्योंकि मुलाकात जब नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल है। इन्होंने ये कहा कि हम कैबिनेट बनाएंगे इमरान खान से मुलाकात के बाद, अब कैबिनेट नहीं बन रही, हुकूमत साजी नहीं हो रही, हुकूमत साजी नहीं हो रही, पेंडिंग है फैसले, तो रुकावट है। दूसरी तरफ इस बात पे तनकीद बढ़ना शुरू हो चुकी है कि आप कब तक इस तरह बगैर कैबिनेट के सूबे को रखेंगे। और इधर इनको इस बात की परवाही नहीं है कि कोई इनको क्या कहेगा कि जनाब आप आइन और कानून के मुताबिक क्यों आखिर एक वज़ीर आला की उसके लीडर से मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि सिर्फ सफ़र करेंगे, अवाम सफ़र करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अवाम ये अलग बात है कि जो KP के अवाम हैं वो सुहेल आफरीदी के फ़ैसलों के साथ खड़े नज़र आते हैं।
और वो ये कहते हैं कि अगर वो हक और सच की बात कर रहे हैं, देखिए अली अमीन गंडापुर से क्या नाराज़गी थी, यही नाराज़गी थी ना कि जनाब वो इमरान खान के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे, इमरान खान की जो मुलाकातें बंद होती हैं उनसे मुलाकात वो खुद करने नहीं जाते, जो उनके अहकामात होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करते, तो इसी बात पे उन्हें चेंज किया गया था। तो अगर सुहेल आफरीदी भी उसे डगर पे चल पड़ेंगे तो फिर सुहेल आफरीदी की शायद हुकूमत तो कायम रहे, लेकिन फिर जो उनकी मकबूलियत है वो कायम नहीं रहेगी। मकबूलियत उनकी इसी वजह से है कि वो अभी तक इमरान खान साहब के फैसलों के ऊपर डट के खड़े हुए हैं और वो उससे हिलने को तैयार नहीं। तो अब ये एक जो है वो सिचुएशन में सारी जो हैं फंसे हुए हैं, लेकिन ये अफसोसनाक बात है, इसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। जिसकी गलती थी, जो इनिशिएट किया गया था मामला, उसको ही नहीं होना चाहिए था। वज़रा ने अगर कुछ कह भी दिया था तो वहीं पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे को कह भी लेते हैं और फिर अच्छे भी बन जाते हैं, तो इनका तो आपस में चलता रहता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये मुनासिब बात थी कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई साइड ली जाती किसी इदारे की तरफ से और फिर उसके बाद अगर वो बात पूरी नहीं हो सकी तो उसने एक तलखी जो है वो पहले से ही रख दी उसकी बुनियाद। तो यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त हुई है। बहरहाल जी अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो। अब देखना यह है कि क्या मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात हो पाएगी या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों की भी 2 बहनों की मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम भी, और बस मुख्तसर से वक्त की वही मुलाकात हुई है, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि क्या इस वक्त सूरत हाल है जी गवर्नर और वज़ीर आला। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो गवर्नर वज़ीर आला जो हैं उनके साथ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमनवा नज़र आ रहे हैं। मामला है ये गंदम की फरामी का, और इसके ऊपर जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने एक पाबंदी आयद कर रखी है और वो फराहम नहीं कर रहे जो गंदम है वो दूसरे सूबों को। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम का रेट है वो बढ़ रहा है और शॉर्टेज भी हो रही है गंदम की। तो इसके ऊपर वज़ीर आला ने जब ख़ुद भी पहले डायरेक्टली भी बात की है, उसके अलावा उन्होंने एक ख़त भी लिखा है शहबाज शरीफ साहब को। मुज़म्मिल असलम साहब भी जो मीटिंग में गए थे उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब के सामने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उन्हें इसके ऊपर रिस्पांस नहीं दिया गया, बल्कि बाद में पंजाब हुकूमत की तरफ से एक जवाब लिखा गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, और उसमें ये कहा गया है कि जनाब हम जो है वो बस उसकी उन्होंने तौजीह बताई है लेकिन उस पाबंदी को उठाया नहीं है। जिसके बाद अब जो गवर्नर साहब हैं वो बीच में आए हैं और उन्होंने एक ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को और कहा है कि जी आप अब इस मामले के अंदर इंटरवीन करें, अपना किरदार अदा करें और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को गंदम फ्राहम की जाए। तो एक अच्छा जेस्चर है गवर्नर की तरफ से कि उनके इख्तलाफात बेशक केपी हुकूमत से अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम अपने अवाम के लिए आपको इतना तो करना चाहिए कि आप उसमें शहबाज शरीफ साहब को इंटरवीन करने के लिए कह रहे हैं। तो बहरहाल गवर्नर साहब ने ये एक अच्छा कदम उठाया। अब आ जाते हैं जी इस चीज़ की तरफ कि क्या मुलाकात हो रही है मौलाना और बिलावल की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना से मिलने पहुंचे हैं और खिचड़ी पक रही है 27वीं तरमीम की। अब बड़ी साफ है ये बात कि तकरीबन नवंबर के आखिर में शुनीद है कि 27वीं तरमीम लाई जा सकती है, और 27वीं तरमीम के अंदर क्या कुछ है इसकी कुछ चीज़ें तो रिवील हो चुकी हैं कि आईनी अदालत के क़याम की बात हो रही है। कुछ 18वीं तरमीम में जो चीज़ें सूबों को दी गई थी, खुद मुख्तारियाँ ये वो, उन सब के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि उनको वापस विफाक के अंडर दिया जाएगा। इसी तरह जो कबायली ज़म इलाके थे उनके हवाले से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ैसला मुतवक्के है। तो ये 3-4 तो चीदा बातें हैं जिसके ऊपर 27वीं तरमीम के ऊपर बाज़गश्त है। अब पहले भी आपने देखा था 26वीं तरमीम के मौके पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी मुतहरिक हो गए थे और उन्होंने रातें जाकर मौलाना से मुलाकातें की और फिर उसके बाद 26वीं तरमीम जो है उसको लेके आए और फिर आपने देखा उसके बाद जो अदलिया का कबाड़ा हुआ। तो एक दफ़ा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं, मौलाना से मिल रहे हैं, और इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी मुतहरिक हो चुके हैं, और यही वो किरदार थे जो पहले 26वीं तरमीम में भी आपको काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे थे। तो अब एक दफ़ा फिर चूँकि अभी थोड़ा महीना है तकरीबन, एक कह लें कि इसको जो प्लान किया गया जिसके मुताबिक, तो अब ये एक दफ़ा फिर किरदार जो है मुतहरिक हो चुके हैं और इनका मकसद जो है वो फ़िलहाल मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि 27वीं तरमीम है। देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान क्या इन बातों के ऊपर अब स्टैंड्स कोई अपना चेंज करेंगे, रखेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि वो हमेशा फाइनली जाके हुकूमत के साथ ही हाथ मिला लेते हैं, चाहे वो कुछ जितना मर्जी
इधर उधर पहले मामले को घुमाते हैं, लेकिन उसके बाद करते वही हैं जिसमें इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा होता है। तो यही नज़र आ रहा है, उनके किरदार के ऊपर को बहुत ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर मौलाना उनके साथ ना भी मिलें तो बहरहाल अब मखसूस नशिस्तें भी चूँकि हुकूमत को मिल चुकी हैं, तो इसके बाद इनके पास वैसे ही अपनी जो कह लें कि नंबर्स हैं वो पूरे हैं 27वीं तरमीम के, तो अब कोई इन्हें ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है मौलाना की। हाँ, ये अलग बात है कि वो चाहते हैं कि मौलाना को साथ ही रखें ताकि मौलाना बिला वजह कोई इशू क्रिएट ना करें। तो ये एक उनकी गुडविल हो सकती है कि चलो मौलाना को भी साथ ही रखें। अच्छा है, मौलाना वैसे भी हर मामले में उनके साथ ही जाके बैठते हैं, तो हर जो कारगुजारी है उसका क्रेडिट मौलाना के हिस्से में पूरा पूरा आना चाहिए। अब आ जाते हैं जी जो एक फ़ैसला उमर अयूब साहब की अहलिया के हवाले से किया गया है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं, उमर अयूब साहब ने जो अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी, उसमें आपको पता है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया, क्योंकि आना ही था भाई। आप जब तक नहीं सरेंडर करते अदालत के सामने, अदालत आपको रिलीफ नहीं दे पाती। तो उमर अयूब साहब की जो नाअहली थी वो बरकरार थी। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था और आज उसके ऊपर समाअत होना थी। लेकिन आज समाअत के वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने उमर अयूब साहब की हिदायत पर जो उनकी दरख्वास्त थी वो वापस ले ली और इससे यानी वो दस्तबरदार हो गए पिटिशन से। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अपनी जो अहलिया हैं उनको हरीपुर का जो इलेक्शन है वो लड़वाएंगे और उमर अयूब साहब जो हैं उनको टिकट भी दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं मतलब, और साथ में वो इलेक्शन भी लड़ेंगी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो दो बातों की वजह से तनकीद हो रही है। एक तो पहली बात ये है कि जब आप नून लीग के ऊपर ये तनकीद करते हैं कि जी फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भाई, फ़लाँ का शौहर और फ़लाँ का मियाँ और किसी का कुछ, अगर आपने इसी तरह वहाँ पे टिकट देने के ऊपर तनकीद की है तो फिर पीटीआई पे भी इसी बात पे तनकीद होगी कि अगर उमर अयूब साहब नहीं इस सीट को फ़िलहाल रख पा रहे हैं, ना अहली हुई है उनकी, तो उसके बाद उनकी अहलिया को ये टिकट क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई और वर्कर या कोई और इस ऐसा मौजूद नहीं था शख्स काबिल इस हलके में कि जिसको ये टिकट दिया जाता? तो इसके ऊपर ज़्यादातर जो बात की जा रही है वो ये सलमान अकरम राजा साहब का इस्तदलाल है कि जनाब वो कोई ऐसी इररेलेवेंट खातून नहीं है, वो वैसे भी हलके में काफ़ी एक्टिव रही हैं। और जब ये शुरू में फैसला हुआ था कि जो पीटीआई के लोग नाअहल हुए हैं उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शंस में टिकट किसको दिए जाएंगे, तो तभी ये फैसला हुआ था कि उनके मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स को ही टिकट दिए जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि उनको ये एक्नॉलेज किया जाए कि भाई आपके साथ ज़्यादती हुई है और आपकी जो सज़ाएं हैं वो गलत तौर पे सुनाई गई हैं, तो इसलिए जो आपके टिकट थे वो आप ही के पास रहेंगे एक तरह से। तो इस वजह से उन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए उनकी फैमिली मेम्बर्स को टिकट देने का फैसला सोचा गया था। अब उसके बाद ये अलग बात है कि पीटीआई ने फैसला ये किया था कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत थी कि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उसके बाद फिर आपको पता है कि सैलाब वगैरह आ गए तो ज़िमनी इलेक्शन भी इल्तवा का शिकार हो गए, लेकिन अब दोबारा उनका शेड्यूल बहाल कर दिया गया है, तो जिसके बाद अब दोबारा से ये टिकट वगैरह का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इसके ऊपर जो तनकीद हो रही थी दूसरी, वो ये भी हो रही थी कि जब ये फैसला हो चुका था कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करना है, तो फिर उमर अयूब साहब अपनी अहलिया को टिकट क्यों दिलवा रहे हैं? तो इसके ऊपर अब ये तौजीह पेश की जा रही है कि जनाब वो जो बाइकॉट का फैसला है वो सिर्फ पंजाब की हद तक हुआ है और हरीपुर चूँकि केपी में है, तो लिहाजा यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ था। वैसे मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ, अब जो मुखालिफिन हैं इसके ऊपर वो ये उठाएंगे सवाल कि जनाब हाँ, केपी में आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो आप लड़ लेते हैं, और पंजाब में आपको लगता है कि आप हार जाएंगे तो लिहाजा आप इस वजह से पंजाब का बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शन का। अगर आपका उसूली मौक़िफ़ ये है कि हम इसलिए इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि हम ये नाअहलियाँ ही नहीं मानते, हम समझते हैं कि हमारे मेंबर्स को गलत तौर पर नाअहल किया गया है, तो फिर वो चाहे पंजाब में किया गया हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में किया हो, वो हर जगह पे एक ही उसूल लागू होना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि जहाँ आपको लगता है कि आपके साथ धांधली हो जाएगी और आपको फॉर्म 47 पे हरा दिया जाएगा, वहाँ तो आप कहें कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि जनाब हम इलेक्शन जीत भी जाएंगे और हम फॉर्म 47 भी अपना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वहाँ पे आप कहें कि हम ये अपनी सीट क्यों ज़ाया करें। तो ये एक तज़ाद सा नज़र आता है पॉलिसी में। दूसरी बात ये है कि पंजाब में भी अगर आप ये बात कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पे भी कागजात जमा कराए हुए हैं और अभी तक वो दस्तबरदार नहीं हुए हैं इलेक्शन के
अंदर हिस्सा लेने से। तो ये फिर एक जो है ऐसा लग रहा है कि पीटीआई स्टिल इसके अंदर कुछ कंफ्यूज भी है, और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये समझते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि इसके ऊपर पहले इमरान खान साहब और उसके बाद फिर जो सियासी कमेटी है उनका वाज़े फैसला आ चुका था कि जी हम इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे। लेकिन बीच में ये जो गैप आया है उसके बाद दोबारा से अब ये बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मेरा ख्याल यही है कि शायद इन्होंने पंजाब में इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर रखा है, जबकि केपी में जो सीटें हैं वहाँ पर शायद ये इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएं। लेकिन ये बात बहरहाल अजीब ही है कि आपका एक ही उसूली फैसला होना चाहिए, दोनों मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ फैसले नहीं होने चाहिए। आखिर में ये बताएं आपको कि जी मरीम नवाज साहिबा ने जो पंजाब की मुख्तलिफ मसाजिद हैं 60,000 के करीब, इनके इमाम मस्जिदों को तकरीबन 10,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। अच्छा, अब वैसे तो देखा जाए तो ये इमाम मसाजिद के वाले से मैं खुद समझती हूँ कि ये तबका ऐसा है मौलवियों का जो बेचारे मसाजिद को आबाद रखते हैं, लेकिन ये काफ़ी निगलेक्टेड रहते हैं, इनकी इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, सफ़ेद पोश से बेचारे लोग होते हैं। तो इनके लिए अगर कोई माहाना वजीफ़ा रखा जाता है तो अच्छी बात है कि इनकी भी कुछ कम अज़ कम हेल्प हो सके। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले को इस वक्त करने का क्या मकसद है, इसका एक सियासी पहलू भी है। वो सियासी पहलू ये है कि जो टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके बाद इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि एक मजहबी तबके का रुझान रखने वाला बहुत बड़ा वोटर सपोर्टर और ख़ुद मजहबी तबका भी मरीम नवाज़ और पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ है, और इनको इसी वजह से बहुत से तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से सिक्योरिटी खदशात भी हैं। इसी वजह से मरीम नवाज़ साहिबा आजकल आपको किसी जगह पे दिख नहीं रही, कहीं वो नहीं जा रही बाहर वगैरह, कहीं आपको नज़र नहीं आ रही उनकी परफॉर्मेंस, मतलब तकरीब वगैरह में शिरकत नहीं कर रही। तो दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको पूरे तरीके से स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कोई इसमें शख्स मजहबी तंजीमों के साथ हमदर्दी रखने वाला मौजूद ना हो। तो A to Z उनकी टोटल जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस इस वक्त हो रही है। एक तो ये चीज़ हो रही है। दूसरा, अब मुझे ये लग रहा है कि उस मजहबी तबके को थोड़ा राम करने के लिए और अपने साथ कुछ हद तक हमदर्दी रखने के लिए ये अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है कि जनाब हम तो जो इनका पुराना तरीका है कि जो लोगों में पैसे बांटो और उनको अपने साथ में ला लो। तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि मजहबी तबका कोई रिएक्शन ना दे, कोई रद्द अमल ना दे, इस वजह से ये वाला फैसला किया गया ताकि जो आपकी मसाजिद में लोग हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव हुए हैं और तंजीमात अहले सुन्नत जो हैं उनके मुख्तलिफ उलमाए कराम के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो वो भी अपने तौर पर जो है उनको भी राम कर रहे हैं कि नहीं बस हमने वो इंतहा पसंद के खिलाफ ही करना था इकदाम, बाकी आप लोगों के साथ हमारा ताउन जारी है वगैरह वगैरह। तो इनको पता है कि चूंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो मजहबी रुझान रखता है और उनका एक वोटर भी है, उनकी एक सपोर्ट भी है और एक पूरा सिस्टम है मदारिस का भी, तो जाहिर है वो लोग अपने कारकुन अपने बहुत से स्टूडेंट्स भी रखते हैं। तो इनको इस बात का खदशा है कि कभी भी ये रिएक्शन जो है वो आ सकता है, और मुझे लगता है कि ये वाला जो फैसला है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि जो मजहबी तबका है उसके जज्बात को किसी तरह अपने लिए हमदर्दी में बदला जा सके। अब उसमें ये कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बज़ाहिर मुझे इसके पीछे मकसद यही नज़र आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।